नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सियासत में कौन नेता कब कहां पहुंच जाए इसको कोई कह नहीं सकता। किस्मत का और कनेक्शन का इसमें बड़ा खेल होता है। और ऐसे में जब सत्ताधारी दल का कोई बड़ा नेता किसी बड़े पद पर रहा हो, फिर वो अचानक से खाली बैठा हो, तो उसके जो समकक्ष लोग होते हैं उनके मन में हमेशा एक आशंका और डर बना रहता है कि कहीं ये पलट कर फिर ना आ जाए और कहीं ये आदमी उनके लिए खतरा ना बन जाए। वो खतरा महसूस होता रहता है। ऐसा ही एक नाम उत्तर प्रदेश की बीजेपी में था, डॉक्टर दिनेश शर्मा का। डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश में 5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे और योगी की जो पहली सरकार थी उसमें वो बड़े नेता के तौर पर, ब्राह्मण समाज के नेता के तौर पर उनकी एक पहचान रही। लेकिन जब योगी पार्ट 2 सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो उनके हाथ से फिसल गई। अब ये 1.5 साल हो गया। उनकी जगह ब्रजेश पाठक को उत्तर प्रदेश में नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दिनेश शर्मा सरकार में किसी पद पर तो नहीं रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास जो सुरक्षा और प्रोटोकॉल था वह उन्हें लगातार मिलता रहा, जारी रहा। और यही प्रोटोकॉल और सुरक्षा तमाम बड़े नेताओं के मन में आशंका पैदा करती रही, बढ़ाती रही कि दिनेश शर्मा फिर कभी कोई चमत्कार कर सकते हैं। अब करीब 1.5 साल बाद राज्यसभा की एक सीट के लिए भगवा दल ने दिनेश शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। दिनेश शर्मा के दिल्ली जाने की खबर से यूपी के बड़े नेताओं ने बड़ी राहत की सांस ली है। इसे आप संयोग भी कह सकते हैं कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता का निधन हो गया था, राज्यसभा के सदस्य थे। उनकी खाली हुई सीट पर दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन लखनऊ की जो राजनीति है उसमें डॉक्टर साहब के नाम से चर्चित दिनेश शर्मा का अचानक से केंद्रीय राजनीति में पदार्पण होना और सक्रिय हो जाना, ये उनके महत्व को बढ़ाता है और ये दर्शाता है कि केंद्रीय नेतृत्व की निगाह उन पर लगातार बनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद दिनेश शर्मा को किनारे कर दिया गया था। और ये बात राज्य के कई सारे बड़े नेता जानते हैं। अब राज्य के जो नेता हैं उनको इस बात का संतोष हुआ कि चलो अब डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति से केंद्र की ओर गए, अब यहाँ उनका सीधे तौर पर ज़्यादा लेना देना नहीं रहेगा। कोई परिवर्तन, कोई हलचल, किसी तरह का कोई उलट पलट होने के आसार थोड़े कम हो गए। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़े नेताओं में जो 4-5 नाम हैं उनके लिए मैदान पूरी तरह साफ हो गया है। वैसे अगर आप देखें तो दिनेश शर्मा के समकक्ष आज की तारीख में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये सब बड़े नाम हैं जो उनके बराबर के हैं। वैसे दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के एक चर्चित चेहरा हैं। लखनऊ के 2 बार वो मेयर रहे, डिप्टी सीएम रहे, उनको वो एमएलसी रहे, नेता विधान परिषद में सदन भी रहे। लेकिन उनकी सक्रियता डिप्टी सीएम के पद से हटने के बाद भी बनी रही। उनको बीजेपी के थिंक टैंक के रूप में माना जाता है। वो एक विद्वान नेताओं की श्रेणी में आते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं। उनके इस दिल्ली कनेक्शन से एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी में पावर सेंटर जो है वो सब पर निगाह रखता है और किसका कहाँ इस्तेमाल और उपयोग किया जाए ये भी वो ध्यान रखता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं के बीच भी संतुलन बनाने की कोशिश करती है और मैसेज भी देती रहती है। हालांकि कोई चीज़ कागज़ पे लिख के नहीं दिया जाता कि किसको ठीक करने के लिए किसे बनाया जा रहा है।
लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसी समझते और जानते हैं कि किसी की तैनाती, किसी की ताजपोशी, किसी का इनाम, किसी को संदेश देने के लिए, किसी को रोकने के लिए, किसी को समझाने के लिए भी होता है। बात अब ब्यूरोक्रेसी की, अफसरों की, उनके उत्साह की। जो सियासी लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके लिए फूल माला, स्वागत सम्मान, ये सब उनका गहना है, उनका अधिकार है, उनके प्रति कार्यकर्ताओं का प्यार है। उनकी लोकप्रियता भी इससे बढ़ती है, उनको वाहवाही भी मिलती है। लेकिन अगर ये फूल माला, स्वागत सत्कार कोई अफसर कराने लगे तो फिर ये खटकने लगता है, सरकार की नज़रें भी उस पर टेढ़ी हो जाती है और कई बार अफसरों को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ती है। ऐसी ही एक फूल माला के चक्कर में एक जिलाधिकारी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। मामला मिर्ज़ापुर ज़िले का है, जहां की डीएम दिव्या मित्तल का विदाई समारोह उनके लिए बहुत भारी पड़ गया, उनकी नौकरी पर भारी पड़ गया। दिव्या मित्तल 2013 बैच की आईएएस अफसर हैं, प्रतिभाशाली हैं, ईमानदार हैं और जनता से बेहद कनेक्ट रहती हैं। ज़िले में उनकी लोकप्रियता का पैमाना ये था कि उनका पिछले दिनों जब ट्रांसफ़र हुआ जिलाधिकारी बस्ती के पद पर, तब उनके लिए ज़िले में हजारों लोग निकल आए उनके स्वागत में, उनको विदाई देने के लिए। दिव्या दिल्ली की रहने वाली हैं, IITN हैं, इसके अलावा वो IIM बेंगलोर से MBA भी किए हुए हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर चुकी हैं। जब उनको मिर्ज़ापुर के डीएम से हटाया गया तो ज़िले में उनकी लोकप्रियता की वजह से उनको लोग विदाई देने आए। किसी ने उनका फूलों से स्वागत किया, किसी ने उनको नदी के किनारे बुलाकर सम्मानित किया। तमाम सामाजिक संगठनों ने उनके 1 साल के कार्यकाल को याद किया। दिव्या ने जल जीवन मिशन के तहत ऐसे गांव में पानी पहुंचाया था जहां आज़ादी के बाद से बड़ी किल्लत थी पानी की, उसमें डीएम का बड़ा अहम रोल था। चुनार महोत्सव कराने में भी वो कामयाब रही थी, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी उत्तर प्रदेश में। उनकी छवि जनता के बीच अच्छी थी। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की उनसे कुछ तनातनी भी थी। कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और उनके पति आशीष पटेल, वो दोनों दिव्या मित्तल से नाराज़ रहते थे। वो चाहते थे कि इनका इस ज़िले से ट्रांसफ़र हो जाए। जब दिव्या मित्तल का तबादला हुआ तो उनके विदाई समारोह में लगातार जो फूलों की बरसात हुई और विदाई देने वालों का जो सिलसिला चलने लगा कार्यक्रम का, उसको सरकार ने और नेताओं ने भी बेहतर नहीं माना। हालांकि स्वागत या विदाई के बाद वो अपना नया चार्ज बस्ती के डीएम के रूप में ज्वाइन करने के लिए निकल गई थी, लेकिन उनको रास्ते में रोक दिया गया और उनकी जगह आंध्रा वामसी को बस्ती का नया डीएम बना दिया गया। यानी कि दिव्या मित्तल को कहा गया कि अब तुम लाइन हाजिर हो और वेटिंग में आके इंतज़ार करो लखनऊ में। आपकी जो तैनाती थी वो रोक दी गई है जिलाधिकारी बस्ती की। लेकिन किसी अफसर का काम, उसकी लोकप्रियता, ज़िले में उसका सम्मान, क्या ये राजनेताओं को चिढ़ाता है? उन्हें रास नहीं आता है? क्या नेता और मंत्री अफसरों को ऐसी चीज़ें नहीं चाहते कि वो उनके सम्मान में जनता सड़क पर आए, लोग उनको सम्मान दें, लोग उनको विदाई दें, जगह जगह उनका स्वागत हो? लेकिन सोशल मीडिया है, उनके तबादले पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, पॉजिटिव थी। लेकिन सोशल मीडिया के उस वीडियो ने जिसमें बहारों फूल बरसाओ वाला मामला बना दिया, उसने दिव्या मित्तल को वेटिंग में डलवा दिया। लखनऊ में बैठे अफसरों ने भी इसको बुरा माना, सरकार तक बात पहुंचाई गई। जनता के बीच लोकप्रियता का खामियाजा दिव्या मित्तल को भुगतना पड़ा, अपनी कुर्सी गंवाकर भुगतना पड़ा। अब ऐसे में दिव्या मित्तल एक उदाहरण है। आने वाले वक्त में कोई अफसर शायद इस तरह गुस्ताखी नहीं करेगा, या अगर लोग आएंगे भी उसके प्रति स्नेह प्रकट करने तो शायद वो उनसे दूर भागे, क्योंकि ऐसी चीज़ें नज़ीर बनती हैं, उदाहरण बनती हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सारे अफसरों को इतनी लोकप्रियता मिलती है। बहुत सारे अफसर दागी हैं,
जिनके जाने के बाद जिलों में मिठाई और लड्डू भी बंटता है कि बड़ी मुश्किल से गया। बहुत सारे दिव्या मित्तल जैसे भी अफसर हुए और हैं जिनके जाने पे लोगों को तकलीफ होती है, लोग उनको विदाई देने आते हैं, उनको याद करते हैं। तो हर समय व्यवस्था में अच्छे और बुरे दो तरह के लोग रहे हैं, दो तरह की विचारधाराएं रही हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग समय और हालात में सरकारों को किस तरह के अफसर पसंद आते हैं। अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें उसके हाथ में तो लाठी है लेकिन दिल से वो बहुत कमज़ोर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में स्टेट कैडर के पीपीएस अफसरों की हालत बहुत ख़राब है। उनका मनोबल कमज़ोर है। उनके साथ के लोग प्रमोशन पाकर आगे बढ़ गए, उन्हीं के अधिकारी बन गए, वो वहीं के वहीं हैं। पीपीएस अफसर पुलिस मशीनरी और राज्य की जो ताकत है, शक्ति है, उसके हमारे प्रतीक हैं। लेकिन तमाम तमगों और कंधों पर सितारों के बावजूद अपने संवर्ग की विसंगतियों से वो आज मायूस हैं, निराश हैं। बात पीपीएस संवर्ग के अफसरों की इसलिए हो रही है कि इतने बड़े कैडर में जिसके ऊपर कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा है, उनको सरकार समय से प्रमोशन नहीं दे पा रही है। इसके चलते उनका मनोबल कमज़ोर हुआ है, उनके अंदर निराशा है। पीपीएस संवर्ग जिसे आप सीओ, एडिशनल एसपी आदि पदों पर देखते हैं, आज उत्तर प्रदेश में पीसीएस यानी कि एसडीएम से जो 2005, 6, 7 का बैच है वो प्रमोट होकर आईएएस बन चुका है, यानी कि 7 तक के लोग आ गए हैं। और अगर पीपीएस में देखिए तो 1994 का बैच ही अभी तक आईपीएस तक नहीं पहुंच पाया है। कहाँ 2007 आईएएस बन गया और कहाँ 1994 अभी आईपीएस नहीं बन पाया पूरा। कितना अंतर, 12 साल का अंतर। हैरत होती है कि जब नायब तहसीलदार चयनित होके आईएएस बन जा रहे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट पीसीएस और पीपीएस में आने वाले लोग आईपीएस नहीं बन पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस अनुशासन में है, उनके अफसरों के मुंह बंद हैं, उनको खाली अपनी फर्ज अदायगी करनी है क्योंकि मुंह खोलने पर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे में बहुत सारे अफसर बिना आईपीएस बने ही सेवा से रिटायर हो गए हैं और कई अब रिटायरमेंट के कगार पर भी खड़े हैं। पीपीएस अफसरों का दर्द सीएम से लेकर डीजीपी तक पहुंचा। कई बार आश्वासन मिला कि कैडर रिव्यू होगा, लेकिन 20-20, 25-25 साल की सेवा के बाद वही एडिशनल एसपी बने हुए हैं। आईपीएस बन पाएंगे कि नहीं वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 56 साल के हो गए तो फिर उसके बाद आपके नाम पर विचार ही नहीं होगा। 56 साल की अवधि तक ही आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं, उस समय तक आपका प्रमोशन हो सकता है। अब आप सोचिए इतना विलंब, इस विलंब के चलते आप आईपीएस नहीं बन पाए और कोई कारण नहीं है, कोई कमी नहीं है प्रतिभा में और न नौकरी में। आपको जानकर इस बात में आश्चर्य होगा कि लोक सेवा आयोग में जो मेरिटोरियस छात्र होते हैं बहुत सारे, वो एसडीएम के बजाय सीओ का पद चुनते रहे हैं, इसलिए कि वर्दी में एक सम्मान है, एक रुतबा है और ये वर्दी हमको लोगों की रक्षा करने की मौका देगी, जिम्मेदारी देगी। लेकिन आज के हालात में जब पीपीएस के अधिकारी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो शायद अब लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये कहते होंगे कि पीपीएस ना लेना, एसडीएम ले लेना, सीओ मत भरना। लोग अब सीओ बनने से कतराने लगे हैं, जिसके चलते आज भी लोक सेवा आयोग में सीओ की तुलना में बीएसए, एआरटीओ जैसे पदों का महत्व बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति ये दर्शाती है कि जो गुणवत्तापूर्ण पुलिस के अफसरों की कमी है वो क्यों हो रही है। स्टेट में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जब वो हालात देख रहे हैं आगे के अफसरों का तो यहाँ आने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। पुलिस के अफसर प्रशासन के अफसरों के प्रमोशन की रफ्तार से कुढ़ रहे हैं, परेशान हैं, मायूस होते हैं। लेकिन 1300 के करीब के इस कैडर में
आज तक कैडर रिव्यू के नाम पर कोई बड़ा अभियान नहीं चला। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि आईपीएस के जितने पद उत्तर प्रदेश में हैं उसमें 33% पद राज्य सेवा के पीपीएस अफसरों के लिए आरक्षित हैं। इस पर उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन कैडर रिव्यू ना होने से नीचे संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे वैसे लोग ऊपर जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिलों में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले राजपत्रित अधिकारी के तौर पर पीपीएस के अफसरों को आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में इतनी बड़ी असमानता का सामना करना पड़ रहा है। जो साथ में एसडीएम भर्ती हुए थे वो आईएएस बनकर जिलों में कलेक्टर बन गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी एडिशनल एसपी बने हुए हैं और पुलिस कप्तान के सामने जो 5-5, 6-6 साल की नौकरी में आते हैं वहाँ सिर्फ सलूट मार रहे हैं और जय हिंद सर कर रहे हैं। यही इस हिंद की खूबी है और इसी हिंद में अनुशासन के नाम पर लोग मुँह सिले रहे, नौकरी चुपचाप करते रहो, क्योंकि बोलने पर इनाम नहीं सजा है, वो भी बड़ी है, कठोर है, नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। पावर सेंटर में बात अब सबसे चर्चित खबर की लोकसभा चुनाव से पहले घोसी में चुनाव परिणाम की, जिसमें बीजेपी की हार हुई है और बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी भी है और चेतावनी भी है। सरकार और संगठन की पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। जिस दारा सिंह को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिलाकर बीजेपी ने चुनाव लड़वाया, उसकी दल बदलू की छवि ने भाजपा की नैया को डुबो दिया है। दारा सिंह के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन भी घोसी में भाजपा की हार के लिए बहुत बड़ा कारण बना है। आज राजभर की बड़बोलेपन की छवि भी धाराशाही हो गई है। राजभर अपने विपक्षियों के लिए कभी 12 बजाते हैं, कभी 1, 2, 3 बजा देते हैं। आज उन्हीं के सामने न राम वाली न रहीम वाली स्थिति बनी है। अब उनकी छवि राजभर समाज में एक सौदागर की तरह सिर्फ होकर रह गई है। अब आगे की उनकी जो राजनीति है वो भाजपा के रहमो करम पर ही टिकेगी, क्योंकि राजभर अब फ्लॉप हो गए हैं। सपा के लिए घोसी का उपचुनाव एक संजीवनी की तरह है, एक ऊर्जा की तरह है, एक प्रयोगशाला की तरह है, जिसने यह संदेश दे दिया है कि चाचा हमारे विधायक हैं। मैनपुरी में डिंपल की जीत के बाद घोसी में शिवपाल यादव ने जो डेरा जमाया उसमें जीत में बहुत बड़ा श्रेय उनका भी है। लेकिन इन सब के बावजूद एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिस पीडीए का झंडा लेकर घूम रहे हैं, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसको पहली जीत ठाकुर साहब ने दिलाई है। ये बात याद रखने वाली है। आज समाजवादी पार्टी में भी इस बात की चर्चा है कि अखिलेश यादव को 2012 की तरह सभी जातियों को समीकरण को अपने साधने होंगे, अपने साथ लाने होंगे। सवर्ण जातियों पर उनको अपना फोकस बढ़ाना होगा। घोसी की जीत, सुधाकर सिंह की जीत ने उनको एक मौका दिया है। आज इस बात की भी आवश्यकता है समाजवादी पार्टी के लिए कि ठाकुर और ब्राह्मण समेत सवर्ण समाज के कुछ बड़े नेताओं को सपा में महत्व बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग इस बात को जानते हैं कि जब मुलायम सिंह थे तो उन्होंने प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक बड़ा ठाकुर और ब्राह्मण चेहरा पैदा किया, बढ़ाया, मजबूत किया। आज उसी का नतीजा है कि सुधाकर सिंह ने भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है। घोसी में सुधाकर सिंह ने क्षत्रिय वोटों के साथ साथ ब्राह्मण और सवर्ण वोटों को भी हासिल करके ये बताया है कि भाजपा से सवर्ण वोट खिसका है। घोसी में भी समाजवादी पार्टी का जो ठाकुर कार्ड है वो सफल रहा है। सवर्ण भाजपा को छोड़कर साइकिल पर सवार हुआ है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद
दारा सिंह चुनाव हार गए हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दोनों, ऊर्जा मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, सारे लोग घोसी में डेरा डाले थे, फिर भी दारा सिंह को चुनाव नहीं जिता पाए। चलो इतना होता तब वो ठीक था कि 10-5 हजार से हारते, 40,000 से ज़्यादा से हार गए। साफ है कि दारा सिंह को लेकर बीजेपी का कार्यकर्ता भी नाराज था। दिल्ली और लखनऊ से गए नेताओं के संदेश और मेहनत भी बेकार चली गई। कार्यकर्ता नहीं माना, वो दारा सिंह को वोट देने को तैयार नहीं हुआ। ये चुनाव नाक का सवाल था, क्योंकि राजभर के लिए भी एक परीक्षा थी, लेकिन उनका बड़बोलापन दारा सिंह के लिए अभिशाप बन गया। अब राजभर अपने बाल बच्चा सहित पहली परीक्षा में फेल हो चुके हैं। घोसी की हार के बाद अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं इन लोगों के कि जो मंत्री बनने की लाइन में थे, अब उनको संतरी भी सलाम करने को तैयार नहीं है। यही है सियासत जो रातों रात करवट बदलती है, और यही है जनता का फैसला जो किसी का मनोबल अचानक से बढ़ा देती है। इस चुनाव ने एक संदेश यह भी दिया है कि जो लोग दिल के बजाय दिमाग से सौदेबाजी करते हैं, उनको निराशा भी मिलती है। तो ये इतनी बड़ी फौज और ये पोरस के सब पीले हाथी, ये जब लेट गए जमीन पर, तब एक साहित्यकार ने लिखा और कहा कि इज्जतें शोहरतें कभी एक सी नहीं रहती हैं। यह दौर है साहब जहां आज तुम हो, कल कोई और था और कल कोई और होगा। बहरहाल आज 4 लाइनें सुनिएगा साहित्य में कि कामयाबी के वो आसार बना देता है, एक तिनके को भी मददगार बना देता है, और जालिमे वक्त से कह दो खुदा जब चाहे एक मजदूर को भी मुख्तार बना देता है। नमस्कार।